तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, स्पेशली सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, है ना। तो जैसे इसमें मैंने 5 क्वेश्चन कवर किया है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ये 5 क्वेश्चंस हैं, जैसे ये देखिए, ये 3 क्वेश्चन इस साइड हैं और ये 2 क्वेश्चन इस साइड है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कोई एक क्वेश्चन होगा, है ना। मैंने इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। कोई एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है इसमें से, ठीक है। जैसे हमारे पास, हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन, पहले समझ लीजिए, कह रहा है कि फॉर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना, कोई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान दीजिए, अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। हीट ट्रांसफर हो रहा है तो यानी कि ये क्यू डॉट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्यू डॉट। और क्यू का यूनिट क्या होगा? कहोगे सर ये जूल है, और डॉट हो गया तो जूल पर सेकेंड, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? वाट की। ये किसकी बात कर रहा है? वाट की बात कर रहा है। तो ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का मीनिंग ये हुआ। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का मीनिंग क्या हुआ कि वाट में इसका यूनिट आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जितना भी हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर में, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था क्या, थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट होती है जूल, क्योंकि हम लोग वहां पर एनर्जी के इंटरेक्शन को देखते हैं। लेकिन यहां पर यूनिट होने वाला है वाट। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की हम लोग बात करते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जूल पर सेकेंड है। ये क्या है? जूल पर सेकेंड है। टाइम के रिस्पेक्ट में हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं हम। ओके। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज है। सीरीज का मीनिंग हुआ कि एंड टू एंड कनेक्शन। जैसे ये है, इसके बाद ये लगा होगा, इसके बाद ये लगा होगा, ऐसे ढेर सारे एक दूसरे से कंबाइन हो। जैसे ये पहला वाला है, ये सेकेंड मेटल है, ये थर्ड मेटल है। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये हमें क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हीट का जो ट्रांसफर होगा सेम होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं कि सारे ब्लॉक में हीट जो है ये क्यू ही होगा। ये चीज मैं बता चुका हूं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है विद 2 स्लैब्स, 2 स्लैब्स हैं जिनका थिकनेस L1 और L2 है। जिनका थिकनेस क्या है? L1 और L2 है। ओके। अब देखो, अगर K1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो 1 वाला होगा, फर्स्ट ब्लॉक होगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? K1। उसका टेम्परेचर क्या है? θ1। और L1 क्या है? पहले वाले का थिकनेस। ये मैंने लिखा है यहां पे। थिकनेस क्या है? L1 पहले वाले का, L2 थिकनेस दूसरे वाले का है, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, टेम्परेचर θ2 है। ओके, अभी इसको समझते हैं। यहां पे सपोज करिए हम लोग क्या करते हैं, 2 स्लैब लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्लैब आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्लैब हो गया, और ये आपका सेकेंड स्लैब हो गया। ये आपका सेकेंड स्लैब हो गया। सपोज करिए यहां से हम स्टार्ट करें हियर, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्लैब हो गया, ठीक है। ये दोनों बराबर है, हाइट हमारा क्या है? बराबर है, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों कोई जरूरी नहीं है ये दोनों बराबर हो। इस नाते ये हाइट, ये वाला थिकनेस आपको कुछ ज्यादा लग रहा होगा, ये थिकनेस कुछ कम हो रहा होगा। कोई जरूरी नहीं ये बराबर है। हाँ, ये बराबर हो भी सकते हैं, ठीक है, ये बराबर हो भी सकते हैं। अब देखिए, यहां पर ये सपोज करिए, ये इसका, ये हम थिकनेस को शो करेंगे, ठीक है। यहां पे हमारा ये थिकनेस होगा, फाइन, ये हमारा थिकनेस शो किया जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, ये वाला थिकनेस, सपोज करिए ये वाला थिकनेस हमारा क्या है? ये वाला थिकनेस है, ये L1 का थिकनेस होगा, और ये वाला थिकनेस जो होगा, ये वाला थिकनेस होगा, ये L2 का थिकनेस होगा। सपोज करिए ये है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये L1 और ये हो गया L2। ये क्या हो गया माय डियर? ये थिकनेस L1 है, पहले वाले का थिकनेस, और ये थिकनेस है L2। ये थिकनेस है L2। ये फर्स्ट हमारा स्लैब है, ये सेकंड स्लैब है, ठीक है। इन दोनों का हाइट सेम है, यानी कि एरिया हमारा सेम है। क्योंकि सर देखो, अगर एरिया की बात करूं मैं, अगर इसका 3 डायमेंशनल व्यू बनाने की कोशिश करें हम, तो 3 डायमेंशनल व्यू देखिए कुछ इस तरह से होगा। ये आपका 3 डायमेंशनल व्यू कुछ इस तरह से होगा। यहां से देखिए, ये इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है। और यहां वाला लाइन, सपोज करिए ये आपका, ठीक है, सपोज करिए ये, ओके, सो हियर
ये आपका सेकेंड लाइन हो गया। और थर्ड वाली ये देखिए, ठीक है, और यहां एक लाइन ऐसे करके जा रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये एरिया है, वो एरिया कौन सा होगा, एरिया कौन सा होगा, इसको अगर देखोगे तो ऐसे मिला देंगे हम लोग, ठीक है, और यहां से ये वाला एरिया ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया समझ पा रहे हो, एरिया कौन सा है, एरिया आपका ये वाला होगा। एरिया हम देख लेते हैं कौन सा आएगा, एरिया ए है, ये वाला एरिया, ये वाला आपका एरिया है कैपिटल ए, ये वाला एरिया हमारा क्या है, कैपिटल ए, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि अगर ये पहला ब्लॉक है और ये सेकंड ब्लॉक है, ये फर्स्ट ब्लॉक है और ये सेकंड ब्लॉक है, तो जो एरिया है दोनों ब्लॉक का वो सेम है, A1 बराबर है A2 के, और ये सपोज करो एरिया ए के बराबर है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, K2, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, K2। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इनके टेम्परेचर्स, सपोज करिए यहां का टेम्परेचर हियर है ना, यहां का जो टेम्परेचर है से दिस इज θ1, ये क्या है θ1, और यहां का टेम्परेचर कुछ θ2 है, यहां का टेम्परेचर क्या है θ2 है, और इसके बीच का टेम्परेचर सपोज करो यहां पर ये टेम्परेचर है θ, ये टेम्परेचर है θ, ठीक है। तो इसका स्लोप अगर हम देखने की बात करें कि किस तरह से टेम्परेचर ग्रेडियंट वाली लाइन जाएगी, तो देखो ये लाइन तो एकदम स्ट्रेट जाने वाली है ना। यहां पे देखो लीनियर वेरिएशन होता है, जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसे टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, वो बेसिकली हमारा क्या होता है, लीनियर होता है। अगर आप बोलो कि सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं एक चीज यहां पे बता दे रहा हूं। देखो Q बराबर हमने लिखा था, माइनस लिखो या मतलब देखो सपोज करो मैं माइनस लिख दे रहा हूं, माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बटे डी एक्स, यही ना। अब देखो ध्यान से समझो, हीट ट्रांसफर दोनों स्लैब में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चाहे इस स्लैब में देखो चाहे इस स्लैब में। क्यों, क्योंकि सर स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी चीज एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसका मीनिंग तो ये हुआ कि जितना हीट आएगा उतना हीट चला जाएगा। तो Q वाला हमारा जो टर्म होगा, जो Q वाला टर्म होगा माय डियर, कहोगे सर ये Q जो है ना ये तो कांस्टेंट है, Q वाला क्या है, कांस्टेंट है। एरिया कांस्टेंट, ये थर्मल कंडक्टिविटी, कहोगे सर ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है। आप जैसे बोलोगे सर स्टील है, तो स्टील है तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, यानी कि उसकी K की वैल्यू कांस्टेंट होगी। एल्यूमिनियम बोलोगे तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ दिया रहेगा, तो K भी कांस्टेंट है। एरिया जो होगा ये भी कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट होने वाला है ना। अगर स्लैब में देखा जाए तो यहां पे जैसे एरिया हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और dt बटे dx को अगर देखें तो dt बटे dx को देखा जाए, ये वाला, ये dt बटे dx, तो इसको अगर हम देखने की कोशिश करें, ये वाला पोर्शन, ये dt बटे dx, यही तो बेसिकली हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है। कहोगे सर टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ क्या होगा, अगर ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है माय डियर, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कहोगे सर देखो dt बटे dx भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट स्लोप की लाइन होगी, इसकी एक मैग्नीट्यूड होगा। मतलब सपोज dt बटे dx फॉर एग्जांपल से 10 आया, तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट, मतलब कि जो स्लोप होगा इस तरह से, देखो स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कांस्टेंट स्लोप होने का मीनिंग क्या हुआ, स्ट्रेट। अगर कोई कहता है कि सर देखो ऐसे आएगी, इसका मीनिंग कांस्टेंट स्लोप है, नहीं, इसका मीनिंग है जीरो स्लोप। इसका मीनिंग क्या है, जीरो स्लोप। इसका मीनिंग क्या है, जीरो स्लोप। क्लियर है। अरे यार अगर सपोज करो tan थीटा बराबर 10 आ रहा है, तो थीटा की एक ही वैल्यू तो आएगी, tan इनवर्स 10, यही ना। तो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट, यानी कि थीटा की वैल्यू कांस्टेंट, तो ये जो थीटा होगा ये कांस्टेंट होने का मतलब एक सीधे स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, एक सीधा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए ना। तो इसका मीनिंग आप समझ पा रहे होगे कि अगर K कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, हीट ट्रांसफर भी कांस्टेंट है क्योंकि स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है, तो dt बटे dx जिसको हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगा, ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगा। इसका मीनिंग वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखाया जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। dt बटे dx कांस्टेंट होने का मीनिंग समझ पा रहे हो? उसका स्लोप कांस्टेंट है। और स्लोप कांस्टेंट, किसी भी लाइन का कांस्टेंट अगर स्लोप है, कोई भी लाइन का एक स्लोप कांस्टेंट है, तो कहोगे सर देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसका स्लोप कांस्टेंट है। अच्छा ये वाली लाइन बताओ, ये वाली लाइन, क्या इस वाली लाइन का स्लोप कांस्टेंट है? कहोगे नहीं। कैसे पता चला? पता हमें ऐसे चलेगा माय डियर कि हम इस पे डालेंगे टेंजेंट। सपोज करो ये पॉइंट है, इस पे हम डालेंगे टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया। इस पर हम डालेंगे टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया। इस पर डालो टेंजेंट, इस पर डालो टेंजेंट। अब देखो इसमें थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं? जैसे मैं बोलूं अगर यहां से मैं थीटा मेजर कर रहा हूं तो इसका वैल्यू से θ1 है, कहोगे सर इसका स्लोप ये θ2 हो गया। ओके, इसका कहोगे सर थीटा बराबर 0 डिग्री है, इसका थीटा, समझ पा रहे हो? तो ये वाला स्लोप हो गया, ये थीटा हो गया। तो इसमें थीटा चेंज कर रहा है। और इसमें कहोगे सर देखो अगर यहां पे थीटा है तो यहां भी थीटा होगा, तो यहां भी क्या होगा? थीटा होगा। कांस्टेंट स्लोप की लाइन, तो कांस्टेंट स्लोप की लाइन अगर आपको ड्रॉ करना है तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगा बहुत इजीली, ठीक है। अब बताओ कि अगर मुझे यहां पर टेंजेंट दिखाना है, स्लोप दिखाना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट दिखाना है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए? इस पॉइंट से शुरू होना चाहिए और इस पॉइंट को होना चाहिए, यही ना? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। और इसको लेके अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो बच्चा, इसको ये देखो, क्योंकि सर देखो इसका स्लोप अलग अलग है, दिख रहा है। इसका कहोगे तो ये थीटा बन रहा है, इसका थोड़ा सा ज्यादा थीटा बन रहा है। हाँ क्यों? क्योंकि K1 और K2 अलग अलग है, K1 और K2 अलग है, इस नाते इसका स्लोप अलग अलग है, ठीक है। तो लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, फाइन। तो इनके टेम्परेचर हो गए θ1, इंटरमीडिएट टेम्परेचर थीटा, और यहां पे टेम्परेचर कितना हो गया? θ2, ठीक है। अगर मैं रेजिस्टेंस मेथड, क्या देखो कुछ चीजें मैं क्लियर बता दूं। पहला जो चीजें हैं, चूंकि स्टेडी स्टेट है, सिंस कैसा है? स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। तो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर होने के कारण क्या कहोगे कि सर देखो इसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा से इसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा, अगर Q है, इसमें हीट कितना जा रहा है? Q जा रहा है, तो इसमें भी कितना होगा? Q ही होगा। यानी कि यहां पर हीट कितना आया? Q, तो यहां भी हीट क्या होगा? Q। क्लियर है? जितना हीट आएगा उतना हीट बाहर निकल जाएगा, और मेरे ख्याल से उतना ही हीट बाहर भी निकल रहा होगा। ऐसे कितना हीट बाहर निकल रहा होगा? कहोगे सर Q। क्लियर है? तो अगर मैं मानूं कि इसमें हीट Q1 है और इसमें हीट Q2 है, तो ये Q1 Q2 बराबर होगा और Q के बराबर हो जाएगा। ये कहां से पता चलेगा? स्टेडी स्टेट से, कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q। ये कहां से आया? स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। जितना हीट आएगा उतना हीट बाहर जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर हीट का मीनिंग, अरे यार हीट का तो कहां से पता चलेगा? कहोगे सर हीट का जो इक्वेशन है, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, क्योंकि ये बेसिकली कंडक्शन हो रहा है तो हम लगाएंगे फोरियर्स लॉ। कहोगे सर ये बताओ, ये वाला जो इक्वेशन आपने लिखा है कि क्या ये सॉलिड बॉडी के लिए ही वैलिड होता है? नहीं, ये वैलिड है माय डियर, सॉलिड के लिए भी हो सकता है, इवन लिक्विड के लिए भी लगा सकते हैं, और गैसेस के लिए भी लगाया जा सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीजों के लिए लगाया जा सकता है ये वाला इक्वेशन। क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये वाला आ गया, फाइन। अब कहोगे सर देखो Q की वैल्यू क्या होगी? क्या आप मुझे Q1 बता सकते हो? देखो Q बराबर, यानी कि देखो अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं तो कहोगे देखो सर Q की वैल्यू जो फार्मूला आता है, जो कंडक्शन जो Q की वैल्यू आता है, ये मैं लिखता हूं K A θ1 माइनस θ2। ओके, मैं इसको इरेज करता हूं, θi माइनस θ फाइनल लिख देता हूं, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। θi माइनस θf बटे कितना लेंथ है? L। कोई दिक्कत इसमें? माइनस नहीं लगाया, इस माइनस नहीं लगाने के नाते पहले इनिशियल टेम्परेचर लिखोगे, माइनस फाइनल टेम्परेचर लिखोगे, यही ना? कहोगे सर देखो
अगर मैं Q की बात करूं यहां पे इस केस में Q की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो आप जो कह रहे हो कि जो Q1 होगा वो Q के बराबर होगा, तो इस वाले स्लैब में जो हीट ट्रांसफर होगा वो भी Q होगा। तो यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो Q बराबर मैं लिख सकता हूं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना है K1, एरिया कितना है A, ओके। इसका टेम्परेचर डिफरेंस बताओ θ1 माइनस थीटा, अभी मैं पहले वाले का लिख रहा हूं θ1 माइनस थीटा, बोलो θ1 माइनस थीटा, दिस इज Ka, हियर दिस इज θ1 माइनस थीटा। इसका थिकनेस बताओ माय डियर, थिकनेस बताओ कितना है, थिकनेस हमारा है L1, ये वाला थिकनेस कितना है माय डियर, दिस इज L1, थिकनेस कितना है L1, तो डिवाइडेड बाई L1, दिस इज डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा माय डियर, डिवाइडेड बाई L1। कोई परेशानी इसमें, ये Q के बराबर होगा। क्योंकि सर देखो अगर ये वाला सही है तो मैं तो कह सकता हूं इसमें लगा सकता हूं, यानी कि थीटा और θ2 के बीच में लगा सकता हूं। अरे यार देखो देखो देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं, मैं इसको अलग बना देता हूं, फटाफट अलग चीज, दो डायग्राम बना लेते हैं, एकदम सिंपल एकदम बेसिक, आप इसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए ये पहला वाला ब्लॉक था, ये वाला पहला ब्लॉक था, फाइन। दूसरा वाला ब्लॉक बना लेते हैं माय डियर, दूसरा वाला सेम ब्लॉक बना लेते हैं। ये देखिए ये सपोज करिए दूसरा ब्लॉक था, ठीक है। अब फिगर पे मत जाइए, वैसे सिमिलर फिगर्स हैं, ये L1 L2 है, ये कितना है, ये देखो ये क्या है, ये इसका थिकनेस L1, इसका थिकनेस L2, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, यही ना। यहां का टेम्परेचर कितना था θ1, यहां का टेम्परेचर कितना था थीटा, तो यहां का भी टेम्परेचर कितना था थीटा, यहां का टेम्परेचर कितना था θ2। तो अगर बच्चा ये Q1 है तो मैं तो Q1 यही लिखूंगा ना, K1 एरिया A, इनिशियल टेम्परेचर θ1, फाइनल टेम्परेचर थीटा बटे इसका थिकनेस, कहोगे सर L1, कोई दिक्कत इसमें, कहोगे सर Q2 लिखना है तो कोई बात नहीं, Q2 लिख लो, Q2 लिख लो, Q2 बराबर हो गया माय डियर, ये आपका Q2 हो गया, ये आपका Q2 हो गया। तो Q2 की वैल्यू बताइए मुझे, Q2 की वैल्यू बताओगे, कहोगे सर देखो माइनस हटा देता हूं, माइनस हटा के मैं इनिशियल माइनस फाइनल लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लिखूंगा। तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2, एरिया A2 क्यों नहीं लिख रहे हो सर, A1 और A2 बराबर है, A1 और A2 बराबर है और मैंने इसको A मान लिया है, तो K2 इंटू A। अब बताओ टेम्परेचर डिफरेंस θ2 माइनस थीटा की θ1 माइनस थीटा, कोई कहता है सर मैं θ2 माइनस थीटा लिखूंगा, लिखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तब यहां माइनस लगाना, तब यहां माइनस लगाना, अगर यहां माइनस नहीं लगाते हो तो ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। इस माइनस के नाते ही इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे तो थीटा माइनस θ2 हो जाएगा माय डियर, थीटा माइनस θ2 हो जाएगा, थीटा माइनस θ2 हो जाएगा। किसी को भी इस एक्सप्रेशन में परेशानी, किसी को एक्सप्रेशन, कहोगे सर एक चीज ये है, ठीक है इसको मैं मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं। अब ऐसा करो क्या हम सीधे देखो यहां पर, क्या इसमें ऐसे डायरेक्टली लगा सकते हो कि दोनों को कंबाइंड करके लगा दिया जाए, क्या दोनों को कंबाइंड करके भी लगाया जा सकता है, हाँ लगाया जा सकता है। उसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस आपको मैं दूसरा मेथड अभी आपको बताऊंगा, उसमें हम लोग कंबाइंड करके भी लगाएंगे। चलो ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, कोई दिक्कत, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्टली यहां से निकाल लेता हूं, तो ये एक्सप्रेशन मैं यहां पे लिखता हूं, ये एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से Q1 मैंने लिख दिया है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो Q1 है और ये Q2 ये दोनों बराबर हैं, यानी कि Q1 है ये Q2 के बराबर है और ये बेसिकली Q है। तो देखो Q1 की वैल्यू मैं ऑलरेडी यहां पे लिख चुका हूं, Q1 की वैल्यू ये है और मेरे ख्याल से यही Q1 भी है, यही, और इसका Q2 देख लो, Q2 की वैल्यू क्या आया है K2A, दिस इज K2A, दिस इज थीटा माइनस θ2, थीटा माइनस θ2, ओके, डिवाइडेड बाई L है, यहां पे थिकनेस कितना हो जाएगा L2, डिवाइडेड बाई L2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां का थिकनेस कितना कर दोगे, दिस इज K2, दिस इज A डिवाइडेड बाई L2। कहोगे सर देखो ये Q1 है, ये वाला टर्म है Q2, ये वाला टर्म क्या है Q2,
और यही टर्म हो जाएगा Q के बराबर, क्योंकि स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है, तो यही हमारा Q2 है और यही हमारा Q के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर होना है। देखो जो हीट इसमें हुआ है Q1 वही हीट इसमें गया है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q, Q1 बराबर Q2 बराबर Q। कहां से? स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन में Q1 बराबर Q2 बराबर Q। तो देखो यहां से पता चला हमारा Q1 ये है, Q2 ये है, तो यही Q भी है। तो यानी कि इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर सकता हूं कि नहीं? इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर सकता हूं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। तो क्या मिलेगा? यहां से देखिए, सॉल्व करिए थोड़ा सा। ये हो गया आपका, इक्वेट कर दो, दिस इज K1 इंटू A इंटू θ1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई L1 बराबर यहां से आ गया माय डियर, दिस इज K2 हो गया। उसके बाद उसके साथ एरिया आ गया A और थीटा माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L2। अब देखो यहां पे क्या क्या कैंसिल होगा? एरिया कैंसिल हो गया। अब देखो L1 और L2 बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है, L1 L2 बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पहले आप θ1 को एक साथ रखो, θ2 को एक साथ रखो। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं यहां पे लेके आता हूं। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा था। ठीक है, यही हमारा एक्सप्रेशन था, तो हम यहां पे रखते हैं। ठीक है, ये हमारा यही एक्सप्रेशन था। ठीक है, ए हमारा कैंसिल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ए हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि K1 बाई L1 इंटू θ1। देखो K1 बाई L1 इंटू θ1 माइनस K1 बाई L1 इंटू थीटा बराबर K2 बाई L2 इंटू थीटा माइनस K2 बाई L2 इंटू θ2। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है थीटा, तो थीटा को एक साथ रखो। थीटा को सपोज करो उस साइड लेके आता हूं मैं, तो यहां पे हो गया माय डियर K1 अपान L1 इंटू θ1 प्लस ये वाला इधर आएगा तो माइनस है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा K2 बाई L2 इंटू थीटा क्या? θ2। यहां पे θ1 है, ये θ2। अब इसको इधर लेके जाओ, बराबर इस साइड को लिखो, इस साइड को हम लिखें तो K2 बाई L2 इंटू थीटा प्लस ये वाला माइनस है, इस साइड जाके प्लस होने वाला है, तो K1 बाई L1 इंटू थीटा। अब देखो थीटा कॉमन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं माय डियर K2 अपान L2 प्लस K1 अपान L1 इंटू थीटा। कोई परेशानी इसमें? कोई भी परेशानी बताइए। ठीक है, और इसको भी सॉल्व कर लो, देखो इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं। L1 L2 का एलसीएम क्या होगा माय डियर? L1 L2 का एलसीएम क्या होगा? L1 L2 का एलसीएम हो गया L1 L2। देखो L1 L2 का एलसीएम क्या हो गया? L1 L2, यही ना? L1 से L2 कैंसिल हुआ, तो L1 से L1 कैंसिल होगा, L2 का इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, तो कहोगे सर देखो K1 θ1 के साथ उसमें L2 से क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, प्लस साइन रखो। उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या बच रहा है बताओ? यहां हुआ बच्चा K2 θ2। ओके, K2 θ2, L2 से L2 कटा तो L1 का यहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा। L1 का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन यहां से होने वाला है, L1 का मल्टीप्लीकेशन यहां से होने वाला है। इसमें कोई भी इशू? ठीक है, अब हम अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो यहां पे है। ठीक है, अब यहां से हमें थीटा निकाल के लेके आना है। यहां से मेरे ख्याल से थीटा निकालना बहुत इजी टास्क है। ठीक है, इसको आप क्या कर लो, L1 L2 इधर भी कॉमन ले लो। देखो L1 L2 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, L1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा K2 L1 प्लस K1 L2, बोलो। और इधर तो ऑलरेडी है ही,
इधर क्या है L1 L2 K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1। बोलो इसमें कोई परेशानी? ठीक है, अब L1 L2 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये L1 L2 ये L1 L2 कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ यहां पर है थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां पे जो मल्टीप्लाइड है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस नाते जो थीटा की वैल्यू आ गया, जो हमारा थीटा की वैल्यू आएगा, यहां से बताइए थीटा की वैल्यू क्या आ गया, थीटा की वैल्यू आ गया K1 θ1 L2 K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 K2 θ2 L1 डिवाइडेड बाई बताओ यहां पे क्या डिवीजन होगा, डिवाइडेड बाई ये वाला पूरा टर्म इसके साथ आ जाएगा, ये वाला पूरा टर्म इसके साथ आ जाएगा, तो पूरा टर्म क्या है K2 L1 प्लस K1 L2, ओके, K2 L1 प्लस K1 L2, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट टेम्परेचर है। इंटरमीडिएट टेम्परेचर का मीनिंग समझ पाए आप? इंटरमीडिएट टेम्परेचर का मीनिंग ये है माय डियर, इसके बीच का टेम्परेचर क्या है, यहां पर टेम्परेचर थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, क्लियर है? तो यहां पर हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो निकल के आया इंटरमीडिएट टेम्परेचर का, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ गया माय डियर इंटरमीडिएट टेम्परेचर का। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, इंटरमीडिएट टेम्परेचर का फाइनल एक्सप्रेशन यहां से ये हमारा आ गया, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको मैच कराओ, देखो यहां से मैच कर रहा कि नहीं, K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 K1 L2 प्लस K2 L1, सिमिलर एक्सप्रेशन हमारा यहां पे आ रहा है, K1 θ1 के साथ L2 आ रहा है, K2 θ2 के साथ L1 आ रहा है, K2 L1 प्लस K1 L2, यानी कि इंटरमीडिएट टेम्परेचर हमारा आ गया, इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ गया। अब कहोगे सर ये बताओ ये सेल्सियस में आएगा कि केल्विन में आएगा? आप जो वैल्यू रखोगे K1 K2 की, जैसे यहां पे θ1 की वैल्यू आप सेल्सियस में रख रहे हो तो ये सेल्सियस में आना है, केल्विन में रख रहे हो तो केल्विन में आना है। जहां डिफरेंस रहेगा वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे केल्विन में रखो चाहे सेल्सियस में रखो। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब देखो यहां पर ये मैंने लिखा है Q डॉट, ये क्या है Q डॉट। Q डॉट का मीनिंग आप समझ पा रहे हो, ये वाट में है, वाट में है। कहोगे सर देखो अगर Q डॉट निकालना है ना, Q डॉट निकालना है तो Q डॉट निकालने के लिए कई तरीके हैं, लॉट नंबर ऑफ। सेकंड क्वेश्चन मैं करता हूं यहां पे, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए माय डियर, सेकंड क्वेश्चन मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां पे देखिए दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में मुझे Q डॉट निकालना है। अरे यार मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, देखो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट, देखो चाहे मैं Q1 को Q बोलूं चाहे मैं Q2 को Q बोलूं, है तो दोनों सेम ही, है दोनों सेम ही कि नहीं? अरे भाई स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है, तो जो अगर Q यहां पे जा रहा है तो यही बेसिकली Q1 इसमें होगा, और यही हीट ट्रांसफर Q जो होगा ये इसमें Q2 कहलाएगा। लेकिन Q1 Q2 Q ये सब बराबर होंगे, क्योंकि जितना एनर्जी आएगा उतना एनर्जी जाना है, ये स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन का मीनिंग होता है, जितना एनर्जी आना है। देखो दो स्टेटमेंट होते हैं स्टेडी स्टेट में, जितना एनर्जी इन हुआ उतना एनर्जी आउट होगा, जितना मास इन हुआ उतना ही मास आउट होगा। लेकिन ये ओपन सिस्टम नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, जब थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तब वहां पर मास का भी कंसीडरेशन किया जाएगा ओपन सिस्टम के लिए, वो अलग बातें हैं। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है। आप कहोगे सर अगर बात ये कह रहे हो आप कि Q1 और Q2 बराबर है तो जो थीटा की वैल्यू आई है ना हमारे पास, जो थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है, चाहे मैं उस थीटा की वैल्यू यहां पे रख दूं चाहे उस थीटा की वैल्यू मैं यहां पे रख दूं, तो आंसर सेम आना चाहिए, तो आंसर सेम आना चाहिए, इजंट इट? अरे भाई Q बराबर Q1, देखो Q1 बराबर Q2 बराबर Q, तो अगर Q1 बराबर Q2 बराबर Q है तो चाहे मैं Q इसको मान लूं चाहे इसको मान लूं। अच्छा, इसको निकालने के लिए मुझे θ1 तो दिया है, θ1 दिया है, थीटा जो निकाला हो वो चीज यहां पे रखना पड़ेगा कि नहीं, वो चीज यहां पे रखना पड़ेगा कि नहीं? तो ठीक है हम लोग निकाल लेते हैं, फटाक से निकाल देते हैं। ओके, हियर क्या होगा बताओ, मैं एक निकालता हूं, Q बराबर, मैं पहला वाला ले लेता हूं Q1, Q बराबर से Q1, आप दोनों चेक करेंगे, आप अपना लगा लीजिएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। कहोगे सर देखो K1A अपान L1 और यहां पे था
थीटा 1 माइनस थीटा। कहोगे सर थीटा 1 माइनस थीटा तो ठीक है, थीटा कहां से लेके आऊं, थीटा कहां से लेके आऊं माय डियर, तो थीटा देखो यहां पे पड़ा हुआ है, थीटा हमारा यहां पे पड़ा हुआ है, तो यहां पे आया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा थीटा का एक्सप्रेशन था, ठीक है, ये हमारा क्या था, थीटा का एक्सप्रेशन था, ओके, ये हमारा थीटा का एक्सप्रेशन था। और क्यू की वैल्यू क्या आया था, क्यू की वैल्यू बताओ क्या आया था, जो हमारा क्यू डॉट आया था ना वो Q1 के बराबर होगा, और मैंने बोला था K1 A अपान L1 इंटू थीटा 1 माइनस थीटा था, तो थीटा 1 माइनस बोलो थीटा की वैल्यू ये है, पूरा थीटा की वैल्यू ये है, तो इसके साथ लिख देते हैं, इसको ऐसा करते हैं हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ये देखिए मैं इसको क्या कर देता हूं, ठीक है, और इसको मैं इस ब्रैकेट में रख देता हूं। सपोज करिए K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1 डिवाइडेड बाई K2 L1 प्लस K1 L2। ये क्लियर है कि नहीं बताओ, ये थीटा की जगह पे लिख दिया। आप कहोगे सर देखो मैं चाहता तो इस जो थीटा है ना, मैं चाहता तो ये जो थीटा है ये यहां पे नहीं उठा के यहां पे भी रख सकता था, देखो यहां पे भी रख सकता था, तो भी वैल्यू हमारा क्या आता, सिमिलर आता, तो भी हमारा वैल्यू एज यूजुअल सिमिलर आता, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा K1 इंटू A बाई L1। इसको ऐसे पड़ा रहने दो, देखो थीटा 1 के साथ K2 L2 आएगा कि नहीं, देखो देखो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, थीटा 1 के साथ K2 L2 आएगा प्लस थीटा 1 के साथ K1, ओके, तो ये दिस इज K2 L1, दिस इज K2 L1। यहां पे क्या है मुन्ना, यहां पे है K2 L1 है बच्चा, K2 के साथ L1 आया और K1 के साथ L2 आया, थीटा का इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस K1 थीटा 1 L2, K1 थीटा 1 L2, ओके, ये प्लस होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का K2 थीटा 2 L1, ठीक है, K2 थीटा 2 L1, और डिवाइडेड बाई ये पूरा ये डिवाइड हो जाएगा K2 L1 प्लस K1 L2, K2 L1 प्लस K1 L2। अब इसको देखो, चेक करो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, देखो कुछ कट रहा है क्या, थीटा 1 है K1 है L2, ये चीज ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है, ध्यान से समझो, देखो थीटा 1 K1 L2, ये चीज कैंसिल हो जा रही है, ठीक है, और ये कैंसिल हो पा रहा है क्या, नहीं, यहां पे K2 है तो यहां पे K2 है, यहां पे थीटा 2 है, यहां पे थीटा 1 है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या जिसको मैं कॉमन ले सकूं, देखो K2 कॉमन है, लेंथ देखो L1 कॉमन है, तो K2 L1 में कॉमन ले लेता हूं, देखो इसको एक्सप्रेशन आगे लिखते हैं, दिस इज K1 इंटू A बाई L1, K2 L1 कॉमन ले लो, ओके, लेट टेक K2 L1 एज अ कॉमन, K2 L1, और बचेगा यहां पे मुन्ना बचा थीटा 1 और उधर बचेगा थीटा 2, यहां पे बचा कौन, थीटा 1 और यहां पे बचेगा थीटा 2, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, फाइन, ओके, और यहां पर देखो K2 L1 प्लस K1 L2, दिस इज K2, ये हमारा क्या हो गया, K2 L1 प्लस दिस इज K2 L1 प्लस K1 L2, कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पे भी क्या, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो रहा है माय डियर, L1 से L1 फिर कैंसिल हो रहा है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग आगे लिखते हैं, तो ये हमारा Q हो गया, ठीक है, Q हो गया, ये Q की वैल्यू आ गया। तो एक्सप्रेशन हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ये देख लेते हैं, A के साथ है, A ऊपर आया है, A को ऊपर लिख लेंगे, L1 बटे K1 L2 बटे K2 है, ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशन के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं, जैसा हमें प्रूफ करना है उसी हिसाब से चलते हैं, ठीक है, तो A ऊपर चाहिए तो A को ऊपर रहने दो, ठीक है, A को ऊपर रहने देते हैं, ठीक है, ये हमारा A ऊपर रह गया, उसके साथ थीटा 1 माइनस थीटा 2 है तो रहने दो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, ओके, तो A हो गया थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब देखो K1 K2 यहां पे है
तो K1 K2 ऊपर है तो यहां नीचे आके डिवाइड में बनेगा ना, तो आप कहोगे कि सर देखो इसका जगह पे मैं लिख सकता हूं K2 अपान K1 K2। बोलो बोलो, ये K1 K2 इसके भी डिवाइड होगा, इसके भी डिवाइड होगा, इंटू L1 इंटू L1 प्लस K1 अपान ये देखो ये K1 था, नीचे फिर वही K1 K2 आएगा, K1 K2 L2। कोई परेशानी? अब इसमें भी देखो कुछ कट रहा है, देखो K2 से K2 कैंसिल हो गया, K1 से K1 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? ये देखो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है, यहां पे फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है। फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारा आया माय डियर, Q बराबर जो Q हमारा आया फाइनल एक्सप्रेशन, ऑफ कोर्स Q डॉट आया A θ1 माइनस θ2 A टाइम्स θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई A टाइम्स θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई, देखो चेक करो क्या है, L1 बटे K1 प्लस L2 बटे K2, L1 बटे K1 प्लस L2 बटे K2, L2 बटे K2। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। किसका माय डियर? फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हीट ट्रांसफर का, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का। कोई परेशानी है इसमें? कोई भी इशू? ठीक है। अब देखो आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन करवा रहे हैं, नहीं, हर एक सेक्शन आपसे एक एक क्वेश्चन पूछेगा। यहां पे मैंने 5 सेक्शन लिया है, तो 5 सेक्शन में से 5 क्वेश्चंस है। एक्चुअली हम लोग एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग 5 डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव था रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ओके सर इसका यूनिट अब बताओ। अगर अब ये तो डिपेंड करेगा ना कि आप किस में ले रहे हो। अगर आपने एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखा, ठीक है, ये आपने चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखा चाहे डिग्री केल्विन में लिखा, कोई फर्क नहीं, या तो डिग्री सेल्सियस में लिखोगे या तो केल्विन में लिखोगे। और K1 और K2 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस में लिखा आपने, और L1 और L2 दोनों को आपने मीटर में लिखा, तो इसका जो यूनिट बनेगा वो वाट बनेगा। तो इसका यूनिट क्या बनेगा माय डियर? वाट बनेगा। क्लियर समझ पा रहे हो? बाकी आप जैसा लिखेंगे वो वैसा आएगा। जैसे आपने K को आपने किलो, मतलब जैसे वाट पर मीटर केल्विन है तो किलो वाट पर मीटर केल्विन, इस तरह से आपने लिखा तो वो चीजें यूनिट उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। मेरे ख्याल से यूनिट का उतना इशू नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ओके सर, ठीक है, इतना बड़ा तो एक्सप्रेशन समझ में आया, ये चीज तो ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे। लेकिन क्या इसका कोई और तरीका है? तो ये मेथड, ये तरीका मैं बताया हूं जिस तरह से आपको सॉल्व करना है, जिस तरह से अगर आपको आया एक्सप्रेशन तो आपको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कोई और मेथड है? बिल्कुल, सेकेंड मेथड मैं आपको बता देता हूं, मेथड टू। ठीक है, आपको मैंने थर्मल रेजिस्टेंस निकालना बताया है, तो थर्मल रेजिस्टेंस वाला हम लोग निकालते हैं। सो हमारे पास लेट अस टेक इट आउटसाइड, यहां से इसको निकालते हैं। देखिए ठीक है, टेक इट, देखो यहां पे, ठीक है, हमारे पास जितना काम का है बस उतना ही चाहिए, बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। फिर से फिगर ड्रॉ करने का कोई मीनिंग नहीं है, यहीं पे बता देते हैं। ठीक है बच्चा, कहोगे सर देखो यहां पे ना एक रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस मेथड लगा रहा हूं, दिस इज सेकंड मेथड, रेजिस्टेंस मेथड। ये देखो यहां पे रेजिस्टेंस आएगा, कहोगे सर मैं इसको मान ले रहा हूं R1, इसको मैं मान ले रहा हूं R1, और एक रेजिस्टेंस यहां पे भी आएगा, कहोगे सर एक रेजिस्टेंस यहां पे आएगा। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर कितना होगा? θ1, यहां पे टेम्परेचर कितना होगा? θ, यहां पे टेम्परेचर कितना होगा? θ2। आपके बुक्स में ये मेथड मोस्टली वो लोग प्रिफर नहीं करते, इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया है ये वाला मेथड ये लोग प्रिफर करते हैं, बट एब्सोल्युटली आप इस वाले मेथड को भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल इस वाले मेथड को यूज किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं यूज करते भी है इसका, ऐसा नहीं है। आपको लगेगा कि सर ये कोई अलग मेथड है, नहीं, ये जो एक्सप्रेशंस आए हैं ना, ये एक्सप्रेशंस जो आए हैं ये बेसिकली इसी इक्वेशन से ही डिराइव हुआ है, इसी जगह से ही आया है। तो इस नाते ओरिजिन को तो आप कहीं भी लिख सकते हो। सपोज करो ये R2 है, ये कितना है माय डियर? ये R2 है, ये R2 है। ठीक है, आप कहोगे सर देखो
आपने बताया था कि स्लैब के केस में अगर कंडक्शन हो रहा है, अगर कंडक्शन हो रहा है तो थर्मल रेजिस्टेंस का जो आपने बताया था फार्मूला L/K × A बताया था, L/K × A बताया था। तो अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है तो R1 की वैल्यू क्या होगा? कहोगे सर जितना लेंथ होगा, तो कहोगे सर देखो L1 बटे थर्मल कंडक्टिविटी कितना? कहोगे सर K1, एरिया कितना? A, एरिया कितना? A। ओके, R2 की वैल्यू बताओ, R2 की वैल्यू बताओ, R2 की वैल्यू L/K, L कितना? L2, थर्मल कंडक्टिविटी K2, एरिया A, एरिया A। कोई परेशानी? कहोगे सर अगर ठीक है, ये बात है, अगर मैं ये है, ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे देखिए, अगर ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो मैं एक फार्मूला लगा सकता हूं। क्या आपने बोला था? जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, दिस इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये आपने जो बोला था, आपने कहा था कि Q डॉट बराबर डेल्टा थीटा बटे RTH, RTH। तो RTH निकालो। कहोगे सर देखो, जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस होगा, चूंकि ये सीरीज में है, चूंकि ये सीरीज में है, तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा। कहोगे सर देखो मुझे नहीं पता, हालांकि मैंने इसको बताया है, प्रूफ नहीं करवाया था, मैं आगे इसको प्रूफ भी करवा दूंगा, आप परेशान ना हो, इस एक्सप्रेशन को मैं आगे प्रूफ भी करवा दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा यूज होने वाला है, आगे ये फार्मूला यूज होने वाला है। कहोगे सर R1 तो मुझे पता है, R1 पता है। अच्छा, आप कहोगे सर देखो ये कैसे पता चला कि ये Q सेम है? माय डियर, अगर इसमें करंट फ्लो करता तो I1 यहां भी होता, तो I1 यहां भी होता, हीट होता उसी तरह से, तो Q यहां भी होता, Q यहां भी होता, Q यहां भी होता और Q वहां भी होता। तो R1 की वैल्यू लिख लो, ये फटाक से वैल्यू इसका चेकआउट करो। देखो R1 की वैल्यू कहोगे सर L1 बाई K1 × A, बोलो L2 बाई K2 × A, ये हो गया RTH की नहीं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। इस नाते Q डॉट की वैल्यू बता दो माय डियर, Q डॉट की वैल्यू बताओ, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा मतलब, अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर ऐसा है, डेल्टा थीटा का डेफिनेशन थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल होता है, अगर माइनस नहीं लगाता हूं तो, ओके, तो मैं तो इसको θ1 माइनस थीटा भी तो लिख सकता था। हाँ लिख लो, कोई परेशानी नहीं है माय डियर, कोई भी परेशानी नहीं है। कंडीशन ये है तब रेजिस्टेंस केवल R1 लेना। ये क्या, देखो देखो एकदम क्लियर रहो, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर देखो ऐसा है, मैं Q1 लिखना चाहता हूं, अरे Q1 नहीं, Q ही है यार, Q1 Q2 बराबर Q ही तो है, Q। क्या मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा T बटे RTH? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अब डेल्टा T का डेफिनेशन, अगर θ1 माइनस थीटा है तो θ1 माइनस थीटा बटे RTH कितना लोगे, जो इन दोनों के बीच में आया, L1 बटे K1 × A। समझ पाए? ओके, व्हाट, और अगर मैं थीटा माइनस θ2 लिखता हूं, ओके, अगर ये तो एक आ गया, ये Q की वैल्यू आ गई, और यही सेम एक्सप्रेशन अगर थीटा माइनस θ2 लिखते हो तो थीटा माइनस θ2 लिखो, थीटा माइनस θ2 लिखो, तो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस आ रहा है, कहोगे सर ये तो R2 आ रहा है, तो R2 वाला लिख लो, R2 वाला लिख लो, L2 बटे K2 × A। हाँ अच्छा, कहोगे सर देखो बात ये ठीक है, अगर तो मैं क्यों, अगर मैं θ1 माइनस θ2 लिखता हूं, अगर मैं θ1 माइनस θ2 लिखता हूं तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? अरे टोटल जोड़ो ना, अब की θ1 और θ2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं? R1 और R2 आ रहे हैं, R1 और R2 आ रहे हैं, तो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो L1 बटे K1 × A प्लस L2 बटे K2 × A। अब हमारे पास जो मतलब इक्वेशंस हैं, देखो ये वाला इक्वेशन आया है, एक दूसरा इक्वेशन ये आया है, तीसरा इक्वेशन ये आया है। माय डियर, इस तीनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, आपको हीट की वैल्यू निकल के आ जाएगी,
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो तीनों फार्मूले आपको लगा के दिखा दूंगा, जो मन करे सो लगा लो, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। L1/K1 है, L2/K2 है। क्या ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन प्रूफ करने को दिया था हमें? यस, बिल्कुल एज यूजुअल। देखो देखो देखो, Q बराबर एरिया सेम है, एरिया को बाहर ले लो, A इंटू θ1 माइनस θ2, A इंटू θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई अब क्या बचा बच्चा? देखो A ऊपर चला गया था तो L1/K1 प्लस L2/K2। क्या यही Q डॉट है? क्या यही प्रूफ करने को दिया था? बताओ, क्या यही प्रूफ करने को दिया था? A θ1 माइनस θ2 L1/K1 प्लस L2/K2। दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी मैंने बोला था ना कि अभी मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि R बराबर R1 प्लस R2 होगा, R बराबर R1 प्लस R2 होगा, और ये बराबर होगा 1/A L1/K1 प्लस L2/K2। तो पहले तो हमें प्रूफ जो करना है, R बराबर R1 प्लस R2। ये पूछ सकता है, कैसे पूछेगा कि अगर कोई स्लैब में ऐसे लिखेगा, फॉर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद टू स्लैब्स ऑफ थिकनेस L1 L2 एंड थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 जिनके एरिया सेम है, उनके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 होगा, या 1/A L1 K1 प्लस L2/K2 होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको नहीं लिख देना है कि R बराबर R1 प्लस R2, नहीं, ये अगर लिख दे रहे हो तो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है। तो कैसे आप प्रूफ करेंगे? तो मैं थर्ड यानी कि सी पार्ट में कवर करता हूं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो ये आपका सी पार्ट हो गया। क्लियर है? सी पार्ट हमारा हो गया, ओके। तो अगर सी पार्ट देखा जाए तो इसको देखो, एक इक्वेशन ये बन के आया है। आप क्या लिखोगे? वी नो दैट क्या जानते हैं, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, नो दैट Q डॉट बराबर K A थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल बाई थिकनेस L, और यही बराबर होगा डेल्टा थीटा बटे RTH, यही ना। और अभी मैं क्यों निकाल चुका हूं, मैं ये वाला एक्सप्रेशन उठा के रख देता हूं वहां पे, तो यहां पे लिखते हैं, ये दोनों बराबर करते हैं। क्या आया था? Q की वैल्यू आया था A टाइम्स θ1 माइनस θ2, A टाइम्स θ1 माइनस θ2 अपान L1/K1 प्लस L2/K2। तो ये हो गया माय डियर L1/K1 प्लस L2/K2, ये था। और कहोगे सर ये तो डेल्टा थीटा बटे RTH के बराबर होगा, तो डेल्टा थीटा का डेफिनेशन क्या हुआ? θ1 माइनस θ2। कहोगे सर ये RTH, ये क्या है? RTH। कोई दिक्कत इसमें? समझ पा रहे हो? तो कुछ कैंसिल हो रहा है, θ1 θ2 क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। इसको थोड़ा सा और अगर आप मॉडिफाई करो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करो, तो देखो यहां से क्या आ रहा है, ये जो A है इसको इसके साथ में लिख सकता हूं, और यही सेम A इसके साथ भी आ जाएगा। तो यानी कि आया क्या? L1/K1 इंटू A प्लस L2/K2 इंटू A बराबर RTH। क्या ये RTH के बराबर आ गया? आप कहोगे नहीं सर ये तो 1/RTH है, तो ठीक है उसी के फॉर्म में लिख लेते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो यहां भी तो 1/, आएगा, तो अगर 1/, इतना आ रहा है, तो RTH की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं है? देखो समझ पा रहे हो, 1/, इज इक्वल टू 1/। इसका मीनिंग ये हुआ जो डिन्यूमिनेटर है ये दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। तो RTH की वैल्यू यहां से क्या निकल के आया? जो थर्मल रेजिस्टेंस आया RTH, या मैं इसको R भी लिख दूं, ये आया माय डियर L1/K1 इंटू A प्लस L2/K2 इंटू A, ठीक है।
अब कहोगे सर ये वाला ना कुछ देखा हुआ लग रहा है, ये तो वो है जो R1 की वैल्यू थी, बताओ ये वो है जो किसका था, R1 की वैल्यू, देखो L1 बटे K1A, R2 क्या था, L2 बटे K2A, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, R1, ये कहीं ना कहीं R1 है और ये कहीं ना कहीं R2 है। तो इसलिए R इक्विवेलेंट या RTH बराबर R बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हमारा, क्लियर है। ये वाला एक्सप्रेशन हमारा आ गया R बराबर R1 प्लस R2। क्या यही प्रूफ करना था, बोलो, ठीक है, दिस इज प्रूफ्ड, पक्का। अब कहोगे सर देखो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया, अब मैं इतना लिखूंगा क्या, अरे नहीं भाई, कुछ इतना क्यों लिखोगे, सिंपल आप लिखोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आया, आप हाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम तुरंत बना लो, छोटा सा जो मैंने 2 स्लैब वाला डायग्राम बनाया था, उसके बाद यहां से सीधे लिखोगे वी नो दैट Q बराबर इतना, ये इसको और ये प्रूफ, बस। अब आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, ये चीज आपको फार्मूला है ना बेसिक, ये तो याद रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ये नहीं, अब जैसे ये क्वेश्चन आया तो कितना बड़ा, शुरू से नहीं करने की जरूरत है, आप यहां से लिखोगे वी नो दैट Q बराबर इतना, यहां से एक्सप्रेशन सॉल्व किया, यहां से एक्सप्रेशन सॉल्व किया और यहां से आंसर आ गया। ये हो गया RTH बराबर R बराबर R1 प्लस R2, शुरू से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फाइन। उसके बाद तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन, हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4th क्वेश्चन कह रहा है इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इससे पहले के क्वेश्चंस जरूर आएंगे, स्पेशली इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ना माय डियर, क्वेश्चन जो आएगा ना वो देखो 100% जो मैं श्योर हूं, जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आने हैं, वो क्वेश्चन इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जल्दी पूछता नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जल्दी नहीं पूछेगा, या पूछ भी सकता है बट ये थोड़ा सा कम चांसेस है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन तो मतलब डेफिनेटली आने हैं, अगर यहां से क्वेश्चन बना तो, और ऑब्वियस सी बात है बनना तो है ही क्वेश्चन। और यहां से देखो, यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी व्हेन L1 and L2 बोथ आर सेम। तो 2 क्वेश्चन करेंगे जब L1 और L2 सेम नहीं होगा और जब L1 और L2 सेम होगा। तो लेट अस मूव टू 4th क्वेश्चन। तो डी पार्ट हम लोग 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा था, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए पहले डायग्राम ड्रॉ करो, ये देखो ऐसा कुछ था डायग्राम, ठीक है, ये दोनों एज बराबर है, ओके। इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना था, कहोगे सर K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना है K2, इसका लेंथ कितना है L1, ये हमारा कितना है L1, और ये वाला लेंथ कितना है L2, ये वाला लेंथ हमारा कितना है माय डियर L2, दोनों का एरिया क्या है बराबर। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या हुआ, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मीनिंग ये हुआ, जैसे सपोज करो अगर ये कोई एक अलग बॉडी होगा, ये कोई अलग बॉडी होगा ना, ये कोई अलग बॉडी होगा, ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह से ये भी कोई अलग बॉडी होगा कि नहीं, ये भी कोई ना कोई अलग बॉडी होगा, क्लियर समझ पा रहे हो। तो अब एक ऐसा बॉडी बनाओ, एक ऐसा बॉडी बनाओ माय डियर, एक ऐसा बॉडी बनाओ, ये देखो, ठीक है, दिस इज वन स्लैब, दिस इज वन स्लैब, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक स्लैब है, ये पूरा एक स्लैब है, ये आपका पूरा एक स्लैब है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक स्लैब हो गया। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या हुआ ये मैं बता दे रहा हूं आपको, इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट मीनिंग का हुआ, अब इसका एक मटेरियल बनाओ, तो कहोगे सर इसका अगर एक मटेरियल तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K होगा, या K इक्विवेलेंट लिख देता हूं, दोनों लिख सकता हूं,
और इसका जो थिकनेस होगा, यही मेन काम है, इसका थिकनेस L1 प्लस L2 के बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। इसका जो थिकनेस होगा दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, और क्या कंडीशन होगा? अगर इसका टेम्परेचर जैसे यहां पे दिया था θ1 और यहां का टेम्परेचर दिया था θ2, तो यहां भी टेम्परेचर जो होगा माय डियर θ1 होगा और यहां का जो टेम्परेचर होगा θ2 होगा। क्लियर है? तो इनके बीच की लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? इनके बीच का टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? तो टेम्परेचर ग्रेडियंट वाली लाइन, ये देखो, ये आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट का लाइन, हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट का लाइन होगा। और यहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा होगा? यहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट हो सकता है ऐसे हो, ठीक है, यहां का टेम्परेचर ग्रेडियंट हो सकता है ऐसे हो, फिर यहां का हो सकता है ऐसे हो। ये मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके बताया था। तो मुझे एक्चुअली निकालना है कि K इक्विवेलेंट क्या होगा। K इक्विवेलेंट निकालने का कंडीशन क्या है? कंडीशन पहले फटाफट लिखते हैं। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि एरिया सेम होना चाहिए। अभी एरिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, A1 बराबर A2 बराबर A, एरिया सेम हो रहा है। दूसरा, डेल्टा थीटा सेम होना चाहिए। डेल्टा थीटा हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। थर्ड क्या कंडीशन है कि जो ऑफ कोर्स ये दोनों कंडीशन कभी कभी वैलिड भी कर लें, लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड कंडीशन में है कि डेल्टा थीटा सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। और क्या कंडीशन होना चाहिए? थिकनेस हमारा क्या होना चाहिए? थिकनेस हमारा क्या होना चाहिए? जो समेशन होगा, थिकनेस जो होगा L होगा, ये L1 प्लस L2 के बराबर होगा। L1 प्लस L2 के बराबर होगा। क्वेश्चन ये समझो कि अगर ये स्टील का है, ये एल्यूमिनियम का है और मुझे कॉपर का बनाना है, तो कॉपर के लिए या फिर ऐसा कौन सा मटेरियल यूज करूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? K1 और K2 का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और उस K की वैल्यू के हिसाब से हम लोग मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। तो कंडीशन क्या क्या रह गया? जो एरिया इसका होना चाहिए वही एरिया इसका होना चाहिए। फाइन, जितना इन दोनों का समेशन थिकनेस होगा वही इसका सम होगा थिकनेस। जितना यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस यहां होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ माय डियर, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हीट ट्रांसफर इसमें हो रहा है, जो हीट ट्रांसफर इसमें हो रहा है वही हीट ट्रांसफर इसमें होना चाहिए। जो हीट ट्रांसफर यहां हो रहा है वही हीट ट्रांसफर इसमें भी होना चाहिए। समझ पाए? बस खत्म हो गया। यहां पे देख लेते हैं, यहां से लिखते हैं, दो हीट ट्रांसफर हुआ, ये दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कहोगे सर ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो इसमें बताओ, इसमें हीट ट्रांसफर कितना होगा? कहोगे सर देखो, इसमें तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में डायरेक्टली लगा सकता हूं। एक ब्लॉक है तो मैं लगाऊंगा Q बराबर देखिए K हमारा K इक्विवेलेंट है तो मैं K लिख रहा हूं। K एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2। अभी इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा दूंगा। Ka θ1 माइनस θ2 बटे कितना थिकनेस है? L1 प्लस L2। ओके, क्लियर? फाइन। इसका बताओ कितना होगा? अगर देखो, आपको वैसे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको निकाल लो कि Q बराबर डेल्टा थीटा बटे RTH से, वहां से तो निकाल ही सकते हो बहुत इजीली। तो डेल्टा थीटा कितना हो गया? कहोगे सर θ1 माइनस θ2, ये डेल्टा थीटा हो गया माय डियर। RTH बताओ, R1, अगर यहां पे ये R1 है और ये R2 है तो दोनों सीरीज में है। अभी मैं इसको समझाया हूं, तो R1 प्लस R2 होगा। R1 का मतलब कहोगे सर L1 अपान K1 इंटू A प्लस L2 अपान K2 इंटू A। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? ये वाला एक्सप्रेशन उठा के रखते हैं, यहां पे ये वाला एक्सप्रेशन उठा के यहां रखते हैं माय डियर। यहां पे देखो, कहोगे सर K इक्विवेलेंट Ka θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, ये बराबर है किसके माय डियर? किसके बराबर है ये वाला एक्सप्रेशन देखो, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज, ये क्या हो गया मुन्ना? θ1
माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बटे L1 अपान K1 इंटू ए प्लस L2 अपान K2 इंटू ए। ठीक है, अब देखो इतना लिख दिए, मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं। इस ए को ऊपर ले जा सकता हूं क्या? इस ए को यहां पे लेके आ सकता हूं क्या? बोलिए, इस ए को यहां पे लेके आ सकता हूं? बिल्कुल लेके आ सकता हूं मैं। ठीक है, मैं ए यहां से इरेज करता हूं और ए को उठा के यहां पे लेके आते हैं, तो ये यहां वाला भी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ए यहां पे चला आया, और जब ए यहां पे चला आया तो क्या ए से ए कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ए से ए कैंसिल हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या, ओके, अभी तो एक चीज और कैंसिल हो रहा है माय डियर, एक चीज और कैंसिल हो रहा है। यहां देखो θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, θ1 माइनस θ2 भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? बचा ये k अपान L1 प्लस L2 बराबर 1 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 बाई K2। तो K बराबर क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 यहां चला जाएगा, L1 प्लस L2 यहां चला जाएगा। ठीक है, तो K बराबर देख लो, K बराबर आ गया, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 बाई K2, L1 अपान K1 प्लस L2 बाई K2। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया जो हमें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू देगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू देगा। ठीक है, अच्छा, अब एक तो एक्सप्रेशन पूछ सकता है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये बताओ इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जब L1 और L2 सेम हो, यानी कि L1 और L2 बराबर हो, तो L1 और L2 अगर बराबर होंगे तो क्या कंडीशन होगा? इफ नेक्स्ट इसी में लिखता हूं, इफ L1 बराबर किसके? L2 बराबर किसके? L। बोलो, तो L प्लस L कितना हो जाएगा? इसलिए के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? L प्लस L कितना हो जाएगा? कहोगे सर ये तो 2L हो जाएगा। अच्छा, यहां पे देखो L बाई K1, बोलो L बाई K1 प्लस L बाई K2, L बाई K1 प्लस L बाई K2। ओके, इसको सॉल्व कर लो, बराबर क्या? K बराबर 2L अपान क्या था? देखो K1 K2 एलसीएम ले लो, K1 K2 क्या ले लोगे? एलसीएम ले लोगे, तो यहां हो गया K1 K2 और क्या बचा माय डियर? K2 के साथ L। ठीक है, यानी कि L इधर ले लो तो K2 प्लस K1 ऊपर आ जाएगा, L टाइम्स K2 प्लस K1 हो जाएगा। बोलो, अब देखो L कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो K बराबर आया 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2, 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2। ये हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया। बोलो, कोई डाउट है इसमें? एकदम सिंपल सा एक्सप्रेशन आया, 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2। मेरे ख्याल से यही एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था, यही एक्सप्रेशन हमारा प्रूफ करने के लिए दिया गया था। और देखो, अगर थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया, हालांकि ये चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लेवल बढ़ाता है तो क्या कहोगे? सेम एक्सप्रेशन निकालना है, सेम एक्सप्रेशन निकालना है, तो क्या कहोगे कि सर देखो ऐसा है, अगर सेम एक्सप्रेशन निकालना है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी व्हेन n नंबर ऑफ स्लैब्स, कितने नंबर ऑफ स्लैब्स लग रहे हैं? n नंबर ऑफ स्लैब्स लग रहे हैं, n नंबर ऑफ स्लैब्स लग रहे हैं। n नंबर ऑफ स्लैब्स होने का मीनिंग समझ पा रहे हो आप? n नंबर ऑफ स्लैब्स होने का मीनिंग यहां पे समझिए, सपोज करिए जैसे ये था, है ना, हमारा स्लैब अभी हमने कहां बनाया था? ये वाला स्लैब हमारा बनाया था, ये वाला स्लैब बनाया था। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कहोगे सर देखो ये तो 2 ही स्लैब हुए, तो तीसरा स्लैब बना, तो मैं अब डॉटेड लाइन में बना देता हूं, है ना, ये तीसरा स्लैब हो गया। बोलो, ठीक है,
ऐसे फिर कहोगे सर एक चौथा स्लैब बना दो, ठीक है, फिर ऐसे डॉट 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 कहोगे सर ऐसे n स्लैब। n की वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब से सपोज करो 100 है, 50 है, इसी तरह से होगा कि नहीं। तो कहोगे सर देखो ये तो L3 हो गया, बोलो ये L4 हो गया, इसी तरह से जाएगा कितना, जो nth नंबर स्लैब होगा, जो nth नंबर स्लैब होगा, सपोज करो ये nवां स्लैब है, तो इसका थिकनेस कितना होगा सर L1 होगा, इसका थिकनेस कितना होगा L1 होगा। समझ पा रहे हो, इसका अगर L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है, L4 है, क्योंकि ये स्लैब 1 है, स्लैब 2 है, स्लैब 3 है, ये स्लैब 3 है, ये स्लैब 4 है, ये स्लैब n है, nवां स्लैब है, ये स्लैब कौन सा है, nth नंबर ऑफ स्लैब है, तो इसका थिकनेस कितना है Ln है। तो कहोगे सर ऐसे ही इसका रेजिस्टेंस भी तो बनेगा, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, इसी तरह से डॉट 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 ये Rn, बोलो बोलो ये हो गया R1, ठीक है, इसके बीच ये R2, इसके बीच ये R3, देखो ये R3 हो गया, और ये R4 हो गया, और ये क्या हो गया, कहोगे सर Rn हो गया। क्लियर है। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का तरीका क्या है, Q दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। Q दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब कहोगे सर देखो इसका तो एक तो ये निकल जाएगा, और दूसरा इसके साथ अगर मैं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूं तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, एक ऐसा बनाओ, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाओ, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाओ, देखो यहां से समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाओ जिसका थिकनेस क्या हो, देखो ये हाइट सेम होना चाहिए, नो डाउट यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन हाइट सेम रहेगा। तो यहां पर थिकनेस क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट प्लस Ln। क्यों, दो था तो Ln प्लस L2 कर दिए, तो n स्लैब है तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट Ln होगा। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, K होगा। इसका टेम्परेचर θ1 है, और लास्ट वाले का टेम्परेचर अगर θ2 है, तो यहां भी टेम्परेचर ये देखो ये θ1 होगा, और यहां पे लास्ट में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। लास्ट में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा आपको, एरिया दोनों का सेम होगा, एरिया दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यहां पे देखो Q बराबर कर लेते हैं, तो Q बराबर Q क्या, इक्विवेलेंट स्लैब का, और ये समेशन वाले स्लैब का। कहोगे इक्विवेलेंट स्लैब का अगर मैं निकालना चाहूं तो सर लिख सकता हूं कि θ1 माइनस θ2 बाई थिकनेस। तो थिकनेस तो L1 प्लस L2 प्लस L3 यही है ना, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट प्लस Ln, बोलो Ka dt बटे dx आ गया, Ka dt बटे dx आ गया, ओके, बराबर बोलो डेल्टा टी बटे RTH, डेल्टा टी बटे RTH। देखो लगा सकते हैं A टाइम्स θ1 माइनस θ2, या डेल्टा टी बटे RTH सीधे लगाओ, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कहोगे सर देखो यहां का RTH क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट Rn। RTH की वैल्यू क्या होगा, कहोगे सर RTH ना सबका सम होगा, क्योंकि सब सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट Rn। बोलो Rn की वैल्यू क्या होगा, कहोगे सर लेंथ Ln बटे थर्मल कंडक्टिविटी, सपोज करो Kn है, उसका एरिया A है। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी इशू तो है नहीं। तो डेल्टा टी कर दो, तो θ1 माइनस θ2 ये डेल्टा टी हो गया, बटे RTH क्या होगा, अभी मैंने निकाला है L1 बटे K1A, बोलो L2 बटे K2A प्लस डॉट 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 nth वाले का क्या होगा, nth वाले का क्या होगा, Ln बटे Kn इंटू A, बोलो Ln बटे Kn इंटू A। ठीक है, इस तरह से हमारा ब्रैकेट लग जाए। ठीक है, मैं एक स्टेप स्किप करता हूं, देखो यहां से देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसी तरह से ये वाला एरिया और यहां का एरिया, ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये वाला ऊपर जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। θ1 माइनस θ2 कैंसिल हो जाएगा, बोलो θ1 माइनस θ2 कैंसिल हो जाएगा। तो K बराबर, अब इस K की वैल्यू निकालना है, इस K की वैल्यू निकालना है,
तो k की वैल्यू क्या आ गया, कहोगे सर देखो k की जो वैल्यू आ गया, k की जो वैल्यू आ गया, सिंपल सा k की जो वैल्यू आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर जाएगा। फटाक से लिखते हैं क्या, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट Ln बटे ये पूरा क्या होगा, L1 बटे K1 प्लस L2 बटे K2 प्लस L3 बटे K3 प्लस डॉट 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 Ln बटे Kn, Ln बटे Kn, Ln बटे Kn हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है इसमें कोई डाउट। देखो सिंपल सा मेरे ख्याल से यही एक्सप्रेशन प्रूफ करने को दिया था, ठीक है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को कहीं भी यूज कर सकते हो। सपोज करो 2 स्लैब होता तो इधर वाला 0 हो जाता, इधर वाला 0 हो जाता, तो L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 हो जाता कि नहीं। और यही अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। यहां देखो L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2, 3 के लिए होता तो L1 प्लस L2 प्लस L3 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 प्लस L3 अपान K3। इसी तरह से n नंबर है तो यहां पे लेंथ n तक जोड़ते जाओ और यहां पे रेजिस्टेंस n तक जोड़ते जाओ, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, 5 क्वेश्चन अलग अलग तरह के सॉल्व किया। इसमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कोई एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा।